ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, स्वामी अमित श्री नारायण, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मित्रों, आदरणीय अधिवक्ता बंधुगण, अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदान चल रहा है। हमारी तो भावदशा नहीं बनी कि मैं चुनाव लड़ूं, वरना मैं भी चुनाव लड़ सकता था। अब मैं अत्यंत अंतर्मुखी हो गया हूं, तो भावदशा नहीं बनती है चुनाव लड़ने की। अगर मैं चुनाव लड़ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में तो मैं क्या मुद्दे उठाता, मैं अपने अधिवक्ता बंधुगणों की क्या समस्याओं को सामने लाता और उनके समाधान के मैं क्या प्रयास करता, यह मैं करता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अज्ञे की इच्छा नहीं कि मैं संसार में राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ करूं। तो ईश्वर आपको जिस मार्ग पे ले चलना चाहता है उसी पे चलते रहो। मेरे नारायण वासुदेव कह रहे हैं कि तुम जो है अंतर्मुखी रहो, तो मुझे अंतर्मुखी रहना चाहिए। एडवोकेसी में स्वांता सुखाय और लोक कल्याण के लिए करता हूं। द्वार संख्या 3 के निकट मेरा तखत है। मित्रों, मैं क्या सत्य उठाता हूं। भारत में अधिवक्ता बंधुगणों की बहुत समस्याएं हैं और समस्याएं बहुत गंभीर हैं। कोई एक समस्या नहीं, अचानक समस्याओं को उद्धृत भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं प्रथम संख्या कहूं कि अधिवक्ता बंधुगणों की समस्या क्या है, तो समस्या है कि अधिवक्ता बंधुगणों के पास कार्य कम हो गया है। अब यह कार्य कम क्यों हुआ है, इसके मूल कारणों पे कभी ध्यान दो। जिन बहुत से कार्यों को अधिवक्ता बंधुगण माननीय न्यायालय में केस दायर कर एडवोकेसी करें और माननीय न्यायालय में अपना सत्य रखकर मुवक्किल को, क्लाइंट को संतुष्टि प्रदान करें, उसे शांति प्रदान करें, उसकी समस्या का हल करें, तो उसमें होता क्या है, अधिवक्ता के पास केस आए उससे पहले ही वो केसेस जो होते हैं, बहुत से केसेस अन्य हाथों में चले जाते हैं और वहां वे बिना केस लड़े ही केस का समाधान कर देते हैं। तो जब मुवक्किल देखता कि देखो मुझे केस भी नहीं लड़ना पड़ेगा, मुझे पेशी पे भी नहीं दौड़ना पड़ेगा, बरसों बरसों मुझे पेशी पे भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा त्वरित समाधान हो रहा है, तो वकील के पास जाने की जरूरत क्या है। क्यों ना ऐसे प्रभावशाली मैं लोगों के पास चलूं, या शासन के ही बहुत से ऐसे अधिकारियों के सामने क्यों ना चलूं कि मेरी त्वरित समस्या का समाधान हो जाए। और वे प्रभावशाली लोग और शासन के भी बहुत से अधिकारी, उनका कार्य तुरंत समाधान कर देते हैं, उनके पास शक्ति होती है। तो बहुत से केसेस इसी के लिए नहीं आते। हमारा आपका भी कोई काम हो और हमें पता चले कि हमें जमानत कराना पड़ेगा, तब जमानत होगी, सेशन से जमानत होगी तो कुछ दिन ज्यादा ही लगेंगे, फिर उसके बाद मैं केस लड़ूंगा। तो अगर केस ही ना बने
तो हम लोग खुद भी यही करेंगे कि अधिकारी हों या प्रभावशाली लोग, उनके सामने कहेंगे कि भैया केस रफा दफा करो अपने प्रभाव से। तो उनके आगे हम अपनी श्रद्धा प्रकट कर अपना जो है अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। तो इसलिए ये महान से महान कारण है कि अधिवक्ता बंधुगणों के पास केसेस कम आ रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? ये तो समस्या हुई, समाधान क्या है? अधिवक्ता बंधुगणों को शासन द्वारा, विधान द्वारा ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि अधिवक्ता अगर अपने मुवक्किल का हाथ पकड़ ले और वकालतनामे पे लिख दे कि मैं इसका अधिवक्ता हूं, तो पुलिस प्रशासन का साहस ही ना पड़े कि उसके मुवक्किल को गिरफ्तार कर सके, चाहे उसके चैम्बर पे ही मुवक्किल क्यों ना बैठा हो। उस अधिवक्ता के चैम्बर से लेकर कोर्ट तक के मार्ग में भी यदि अधिवक्ता के साथ में मुवक्किल है और वो उसको आत्मसमर्पण के लिए ले जा रहा है, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? उसके पश्चात ये है कि हम जब जमानत की एप्लीकेशन रखते हैं माननीय न्यायालय, तो यदि सम्यक कारण जमानत के हैं तो तुरंत जमानत भी मिलनी चाहिए। और जमानत की प्रक्रिया भी बड़ी सरल होनी चाहिए। अब जैसे सेशन से आपको जमानत कराना, तो पहले आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में खारिज करवाएं। अब इस अनावश्यक कार्य की क्या जरूरत है? मजिस्ट्रेट जो जमानत दे ही नहीं सकता सेशन के केसेस में, तो उसमें अब हम पहले एप्लीकेशन लगाएं, फिर खारिज करवाएं। इस प्रक्रिया में वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट जमानत दे नहीं सकता है तो उसकी कोर्ट में हम अनावश्यक एप्लीकेशन लगा के मुवक्किल का समय क्यों बर्बाद करें, और मुवक्किल को जो न्याय मिल रहा है, न्याय मिल सकता, उसमें देरी क्यों हो? हम डायरेक्ट तुरंत सेशन में ही क्यों ना एप्लीकेशन लगाएं। फिर यह होता है कि थाने से जो है हिस्ट्री मंगा ली जाए। यह अनावश्यक खेल है। अब थाने से उसकी हिस्ट्री आ रही, उसमें समय लग रहा हो, इतने दिन वो जेल में है। थाने से हिस्ट्री आने में या कोई रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लगता है? कई पेशियां हो जाती हैं और थाने से आख्या ही नहीं आ पाती। अब इसका भी समाधान, एक तो अनावश्यक थाने से उसका इतिहास मंगाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे, जैसे ओथ कमिश्नर होते हैं, सर्वे कमिश्नर होते हैं, एविडेंस कमिश्नर होते हैं, ऐसे थानों के लिए भी माननीय न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त हो जाने चाहिए और वे कमिश्नर माननीय न्यायालय की ओर से जाएं तुरंत कोतवाली थाने और तुरंत वहां पे कहें कि आप जो है हमें आप आख्या दीजिए। क्यों आख्या में विलंब हो रहा है? और 2 कमिश्नर अगर तुरंत थाने चले जाएं तो थाने से तुरंत रिपोर्ट, आख्या आदि मंगवाई जा सकती है। ऐसे बहुत से कारण। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि मुवक्किल को त्वरित न्याय मिले तो वो अनावश्यक इधर उधर भटके ना, उसका पैसा भी ज्यादा ना बर्बाद हो और इधर हमारे अधिवक्ता बंधुगणों की आय में भी बहुत वृद्धि हो जाए। ये बात किसने उठाई?
मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव उठा रहा हूं। मैं 1997 में अपने सीनियर श्रद्धेय बाबू निर्मल चंद्र श्रीवास्तव जी के साथ तखत पे उनकी जूनियरशिप में बैठता था। उनका तखत माननीय जनपद न्यायाधीश के कोर्ट के समक्ष था और वो महान विद्वान वकील थे। उनकी स्मरण शक्ति सुपर थी। मैं उनके साथ फाइल में जाता था, वो कभी फाइल पलट के नहीं देखते थे। वो सुबह ही अपने चैम्बर में फाइल का एक बार अध्ययन कर लेते थे और मैं देखता था कोई भी जिरे बहस या कुछ भी कहना हो, वो फाइल खोल के नहीं देखते थे। उनकी स्मरण शक्ति सुपर थी और क्रिमिनल के वो सुपर लायर थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने भी जीवन में अपनी एडवोकेसी में बहुत कुछ अनुभव किया। तो वकील की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास केसों की वृद्धि हो। तो केसेस बहुत समाज में पैदा होते हैं, लेकिन न्यायालय तक आते आते उनकी संख्या बहुत घट जाती है। तो इस बात पे कौन ध्यान देगा? आप सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपने चारों ओर पता लगा लीजिए कि आयुष्मान कार्ड से हजारों हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। अब मैं अपने अधिवक्ता बंधुगणों की बात कर रहा हूं। देखिए, अधिवक्ता बंधुगणों की भी कई श्रेणियां हैं। कुछ की कम आय है, कुछ की बहुत कम आय है, कुछ की मध्यम आय है, कुछ की अधिक आय है और कुछ की अत्यधिक आय है। मैं सभी अपने अधिवक्ता बंधुगणों के प्रति हार्दिक शुभकामना रखता हूं, लेकिन जो संघर्षरत एडवोकेट्स बंधु हैं या जो सामान्य आय अर्जित करने वाले अधिवक्ता बंधुगण, उनके लिए मैं ज्यादा सोचता हूं। हमारे हजारों अधिवक्ता बंधुगण अब भी साइकिल से चलते हैं और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। उनके पैर भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में ही मैंने देखा है, बहुत से हमारे अधिवक्ता बंधुगण साइकिल से आते हैं। आना चाहिए। हमारी सहजता, मेरा मन। तो मैं ये कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड हम अधिवक्ता बंधुगणों का क्यों नहीं बन सकता है? और ये हमारे जो अधिवक्ता समुदाय के नेता लोग हैं, ये बात क्यों नहीं उठाते? कम से कम 5 लाख तक का तो इलाज हमारे अधिवक्ता बंधुगणों का मुफ्त में हो सकता है। हम लोगों का आयुष्मान कार्ड ही नहीं है। दूसरी बात क्या है? कोई गंभीर बीमारी हो तो उस पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को और अधिक सहयोग करना चाहिए, अधिक सहयोग करना चाहिए। फिर हमारा कोई अधिवक्ता बंधुगण नहीं रहता है तो उसके उत्तराधिकारी, उसकी धर्म पत्नी या उसके पुत्रों को, यदि पत्नी नहीं है तो उसके उत्तराधिकारों को इतना धन तो मिलना चाहिए जिससे कम से कम 15-20 हजार की उनकी पेंशन तो बन सके। आप कहेंगे कैसे? 15 लाख का MIS ही करा दो तो 15 लाख तो कम से कम मिले कि 10 हजार की पेंशन नहीं मिलने लगे डाकखाने से। 5 लाख में क्या होता है? हम अधिवक्ता बंधुगणों की नियति देखिए कि ना रहने पर 5 लाख मिलते हैं। वाह! तो किसी अधिवक्ता बंधुगण की जब मृत्यु होती है, अति दुखद बात है, उसके परिवार पर कितनी विपदा आती है। तो उनके परिवार वालों को इतना तो सहारा मिल जाए कि वे शांति से, सुरक्षा से जी सके। तो 5 लाख की जो धनराशि बहुत कम है। 25-30 लाख कम से कम होनी चाहिए, और ना 25-30 लाख हो पाए तो 15 लाख तो होनी चाहिए कम से कम। और मैं एक बात कहना चाहता हूं,
जब कोई अधिवक्ता नहीं रहता तो उसके परिवार वाले ये 5 लाख की धनराशि पाने के लिए कितनी औपचारिकताएं करते हैं। किसी अन्य अधिवक्ता बंधुगण का वो सहयोग लेते हैं और वो सहयोग करता है। हमारे अधिवक्ता बंधुगण सहानुभूति में सहयोग करते हैं, लेकिन उसमें कितनी फॉर्मेलिटीज होती। इस फॉर्मेलिटीज को कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जो अधिवक्ता बंधुगण है उसका जो उत्तराधिकारी है उनके आधार सहित उनका वर्णन, उनकी लिखा पढ़ी बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के कार्यालय में होनी चाहिए। उनकी फोटोज हो, उनका आधार हो, वो उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों का, और तुरंत ही बिना किसी जटिल प्रक्रिया के 1 महीने के भीतर ही धनराशि मिल जाए। और धनराशि मैं फिर कहूंगा कम से कम 15-20 लाख तो मिलनी चाहिए। 5 लाख में क्या होता है। फिर उसके बाद एक बहुत समय से भारत में आप देखिए अधिवक्ता बंधुगणों की जो है पावर वो घटी है। और पावर क्यों घटी है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। इस पर मैं एकाकी विचार नहीं प्रकट करना चाहता हूं। इसके लिए हमारे सीनियर्स समय समय पर बैठक करें, ऑनलाइन अपनी बात कहें कि हम लोगों की पावर समाज में क्यों घट रही और ये पावर कौन घटा रहा, क्यों घट रही है। अधिवक्ता ला अधिकारी होता है, अधिवक्ता कानून का ज्ञाता होता है। उसका सम्यक शक्तिमान होना लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक है। तो हमारे जो अधिवक्ता बंधुगण हैं उनकी गंभीर समस्याओं पे समाधान होना चाहिए, उन पर विचार होना चाहिए। और जो जिले जिले की बार एसोसिएशंस होती हैं उनसे भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और उसमें वकालतनामे की संख्या का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैं भी पदाधिकारी रहा हूं तो हमारे कई अधिवक्ता बंधुगण जब नहीं रहे तो मेरी बार एसोसिएशन सीतापुर से जो उनको आर्थिक धनराशि मिलनी थी मैं भी गया हूं देने, चेक देने गया हूं कई पदाधिकारियों के साथ, तो वकालतनामे नहीं देखे जाते थे। वो बार का सदस्य है इतना पर्याप्त, और जो उसकी मासिक फीस जमा होती है वो तो वो जमा ही करता है। फिर बार एसोसिएशंस की आय के अन्य भी बहुत से स्रोत होते हैं। बार एसोसिएशंस को चाहिए कि ऐश्वर्य पे ज्यादा ध्यान मत दे, अनावश्यक ऐश्वर्य पे अधिक धन खर्च करने से कुछ नहीं होगा। अधिवक्ता भगवान शिव की भांति वृक्ष के नीचे तखत पर बैठता है। उसकी प्रतिभा ही उसकी शक्ति है, उसकी एडवोकेसी ही उसकी शक्ति है, प्रतिभा है। उसकी एडवोकेसी में ही इतनी ओजस्विता होती है कि उसको ऐश्वर्य की, दिखावे की, ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती। एक अधिवक्ता का अधिवक्ता होना ही पर्याप्त है। उसकी एडवोकेसी ही उसकी उच्च प्रतिभा है, उसकी प्रज्ञा ही उसकी प्रतिभा है। वो भगवान शिव की तरह वृक्ष के नीचे बैठता है, तखत पे बैठता है और हजारों हजारों लोगों को न्याय दिलाता है। तो अधिवक्ता संघों में अनावश्यक ऐश्वर्य पर धन खर्च नहीं होना चाहिए।
इन सब बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वह धन जो हमारे अधिवक्ता बंधुगण हैं, जो बार के सदस्य हैं, उनकी समस्याओं पर व्यय होना चाहिए। सत्यमेव जयति नानतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमन्त्या ऋष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावरणो सत्य धर्माय दृष्टे। मित्रों, सत्य के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। अगर सत्य के लिए संघर्ष इस संसार में न होता तो समाज का इतना विकास न हो पाता। ओम नमो नारायण।